व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि बाजार किसे कहा जाता है और बाजार के अलग अलग आधार पर हमने बाजार को वर्गीकृत किया था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि वस्तु के हिसाब से बाजार अलग तरह का होता है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार अलग अलग तरह के हो सकते हैं, समय के आधार पर भी बाजार को बांट सकते हैं, वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर भी बाजार को बांट सकते हैं। उसी क्रम में हमने देखा था कि प्रतियोगिता के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के बाजार होते हैं। पहला बाजार जिसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है, दूसरा एकाधिकारी बाजार होता है और तीसरा जो बाजार होता है उसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। इस अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमने ये भी देखा था कि अल्पाधिकार होता है, दयाधिकार होता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता होती है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वह कंडीशन होती है जिसमें किसी भी वस्तु के बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। यानी वस्तु को बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं, वस्तु को खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। हर विक्रेता चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का विक्रय करूं और हर क्रेता चाहता है मैं सस्ती से सस्ती वस्तु खरीदूं। तो इन विक्रेताओं के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते वस्तु का मूल्य लगभग संपूर्ण बाजार में समान होता है और ये ऐसी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जो सभी विक्रेताओं के द्वारा समरूप वस्तु का विक्रय किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बाजार से आलू लेने जाते हैं तो आलू को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये आलू श्याम के खेत के हैं कि अब्दुल के हैं या पोपट के खेत के हैं, सुखविंदर के खेत के हैं। इसी प्रकार से हम चीनी लेने जाते हैं तो चीनी का सामान्य रूप से हमारे सामने कोई ब्रांड नहीं होता है। तो यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वह कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं और उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा चलती है। इस कारण मूल्य पूरे के पूरे बाजार में समान होता है। आप आलू लेने जाएंगे तो लगभग सब आलू बेचने वाले आपको एक ही रेट पर आलू देंगे। इसी प्रकार से हम केले खरीदने जाएंगे और एक विक्रेता अगर 40 रुपये किलो केले बता रहा है तो लगभग सभी विक्रेताओं के द्वारा केले 40 रुपये किलो ही दिए जाएंगे। यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है उसमें पूरे बाजार में वस्तु की कीमत समान होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या है और अन्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, हमने बोर्ड पर पहले से डिस्कस कर रखा है कि विशुद्ध प्रतियोगिता कब कहेंगे और इसकी अन्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की पहली जो विशेषता है, इस बाजार में बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। आप मार्केट में जाएंगे आलू लेने तो लगभग हर परिवार में आलू आता है और आलू बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बहुत सारे कितने होंगे, हम पॉपुलेशन को भी गिन सकते हैं तो विक्रेता को क्या नहीं गिन सकते। बहुत सारे का तात्पर्य है कि अगर आप वस्तु को खरीदने चाहे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाए। एक छोटा गांव है जहां पर 40 घर ही हैं, वहां पर अगर 10 जने भी आलू बेचते हैं तो हम बोलेंगे बहुत सारे बेचते हैं। पर अगर उदयपुर जैसा बड़ा शहर है, वहां अगर 100 जने भी आलू बेच रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि बहुत कम लोग आलू बेच रहे हैं। कहने का तात्पर्य, बहुत सारे का तात्पर्य यह है कि कोई भी क्रेता आसानी से किसी भी विक्रेता के पास पहुंचकर अपनी वस्तु को खरीद सकता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगी, बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता। तो इस बाजार में क्या होता है, सामान्य रूप से अधिकतर इस बाजार में ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसे अधिकांश क्रेताओं के द्वारा खरीदा जाता है। तो इस वजह से इस प्रतियोगिता में बोलते हैं कि बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। दूसरी चीज, वस्तु समरूप होती है, यानी प्रत्येक विक्रेता की वस्तु रंग, रूप, पैकिंग, डिजाइन आदि में समान होती है, गुणवत्ता में समान होती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि चीनी आप लेने जाएंगे तो लगभग सभी विक्रेताओं के पास चीनी एक जैसी मिलती है। हम केले लेने जाएंगे तो लगभग सभी विक्रेताओं के पास एक तरह के केले और एक तरह के आलू मिलते हैं। तो इस प्रतियोगिता में जो वस्तु होती है उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, उसका कोई अलग से पैकिंग नहीं होता है, उसका कोई अलग से डिजाइन नहीं होता है, उसका कोई अलग से रंग नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, सभी विक्रेताओं के द्वारा समरूप वस्तु का विक्रय किया जाता है। आप मान लीजिए आप जयपुर में केले लेने जा रहे हैं और 200 विक्रेता केले बेचते हैं तो लगभग सभी विक्रेताओं की वस्तु मात्रा और गुण में समान होती है और कीमत भी लगभग वही होती है। तो दूसरी विशेषता, वस्तु समरूप होती है, यानी अलग अलग नहीं होती है। देखिए,
अगर आप नहाने का साबुन लेने जाएंगे तो बहुत सारी अलग अलग ब्रांड उसमें होंगे, अलग अलग रंग उसमें होंगे, अलग अलग खुशबू होगी, अलग अलग पैकिंग होगी, अलग अलग डिजाइन होगी। पर पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु होती है वह समरूप होती है, यानी एक जैसी वस्तु सभी विक्रेताओं के द्वारा बेची जाती है। तीसरी चीज, ये ऐसी इस प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है, यानी इस प्रतियोगिता में फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता रहती है। कोई भी फर्म प्रतियोगिता एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो आज मान लीजिए कुछ एप्पल बेच रहा है, नाशपाती बेच रहा है, अनार बेच रहा है, वो अगले दिन से केला बेचना चाहे, आलू बेचना चाहे, कोई भी उसको मना नहीं करता है। यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार ऐसा होता है जिसमें कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। सामान्य रूप से क्या होता है इस प्रतियोगिता में, जो मान लीजिए इस प्रतियोगिता में प्रॉफिट दिख रहा है तो नई फर्म आ जाएगी, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। हम यहाँ केवल इतनी सी बात करेंगे कि इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इस कारण से कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म छोड़कर जा सकती है। मान लीजिए हमने माना कि आलू बेचने में पूर्ण प्रतियोगिता है, तो जो आज कोई दूसरी सब्जी बेच रहा है, मान लीजिए कोई बैंगन बेच रहा है, कोई लौकी बेच रहा है, कोई पत्ता गोभी बेच रहा है, वो विक्रेता अगले दिन आलू लेकर आएंगे तो भी कोई उनको कहने वाला नहीं है कि आप आज आलू कैसे बेच रहे हो। यानी उनके मार्केट में आने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। और जो आज आलू बेच रहा है वो कल भिंडी बेचे, टमाटर बेचे, अदरक बेचे, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। तो मेन हमने 3 बात इसमें करी है। पहली चीज़, बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। दूसरी चीज़ होती है वस्तु समरूप होती है। और तीसरी चीज़ फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता होती है। ये जब तीनों विशेषताएं किसी में होती है तो ये जो होती है ये इसकी पूर्ण प्रतियोगिता की मेन विशेषताएं होती है। हम पूर्ण प्रतियोगिता की जितनी भी परिभाषा पढ़ेंगे अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है, उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता की ये तीनों ही बातों पर जोर दिया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार है जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं और इस बाजार में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म बाजार से छोड़कर जा सकती है। इसके अलावा देखिए, हर फर्म जो होती है इस प्रतियोगिता में लाभ की भावना से कार्य करती है। कोई भी फर्म जन कल्याण की भावना से कार्य नहीं करती है। आलू बेचने वाला अपने लाभ के हिसाब से आलू बेच रहा है, केले बेचने वाला अपने लाभ की दृष्टि से केले बेचता है, या चीनी बेचने वाला अपने लाभ की दृष्टि से चीनी बेचता है। यानी इस प्रतियोगिता में हर फर्म का उद्देश्य अपना लाभ अधिकतम करना होता है। इस कारण से हर विक्रेता चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का विक्रय करूं। तो आपने देखा होगा सब्जी मंडी में आप जाएंगे तो आवाज़ लगा लगा कर केले 40 रुपये किलो, केले 30 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो। हर विक्रेता चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। तो कहने का तात्पर्य है, इस प्रतियोगिता में जो भी फर्म है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। फर्म से तात्पर्य कोई फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। जो भी पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। चौथी चीज़ देखिए, 5वीं चीज़ देखिए, इस प्रतियोगिता में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी वस्तु का विक्रय किया जाता है जिसके विक्रय के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सरकार के द्वारा सामान्य रूप से कोई टैक्सेशन उस पर नहीं लगाया जाता है। इस कारण से इस प्रतियोगिता में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाता है। कोई भी फर्म आ सकती है, उसको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी फर्म छोड़कर जा सकती है, उसको कोई अनुमति छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रतियोगिता में जो प्रोडक्ट बेचा और खरीदा जाता है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको बनाने के लिए और बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे आपको फटाके बेचने हैं, उसमें लाइसेंस की आपको ज़रूरत है। आपको हैजार्डस केमिकल्स की कोई फैक्ट्री लगानी है, उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। आपको रसोई गैस बेचनी है, लाइसेंस की ज़रूरत है। आपको पेट्रोल बेचना है, लाइसेंस की ज़रूरत है। पर इस प्रतियोगिता में ऐसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। न कोई फर्म बेचना चालू करती है तो अनुमति की ज़रूरत है, न कोई फर्म छोड़कर जाना चाहती है तो अनुमति की ज़रूरत है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, इस प्रतियोगिता की एक और विशेषता है
कि आप जनरली आप जाएंगे मार्केट में तो आप सब्जी मंडी के बाहर भी आलू देखेंगे तो 20 रुपये किलो मिलेंगे। आप 4 किलोमीटर दूर जाकर आलू का रेट पता करेंगे तो भी 20 रुपये किलो मिलेंगे। तो इस प्रतियोगिता में ये माना जाता है कि फर्म और उद्योग लगभग पास में ही है, कोई परिवहन लागत इसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में विभिन्न जो उत्पादक होते हैं, विभिन्न विक्रेता होते हैं, उनमें गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है, तो कोई भी रेट ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो इस कारण से इस प्रतियोगिता में सामान्य रूप से परिवहन लागत नहीं पाई जाती है। आप जहां आलू का होलसेल भंडार है उसके बाहर अगर आलू का रेट पूछेंगे तो भी 20 रुपये किलो मिलेगा, उसके आप 5 किलोमीटर दूर पूछेंगे तो भी 20 रुपये किलो मिलेगा, उससे 10 किलोमीटर दूर पूछेंगे तो भी 20 रुपये किलो मिलेगा। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में परिवहन लागत नहीं पाई जाती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो विक्रेता खुद सहन करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं रेट ज़्यादा मांगूंगा तो क्रेता किसी और से खरीद लेगा और मेरी वस्तु नहीं बिक पाएगी। तो सामान्य रूप से जो परिवहन लागत है उसका भुगतान इसमें विक्रेता के द्वारा किया जाता है, परिवहन लागत को कीमत में आरोपित नहीं किया जाता है। इस कारण से सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि इस प्रतियोगिता में परिवहन लागत नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, इस प्रतियोगिता में जो है हम एक और बात करना चाहेंगे कि विज्ञापन पर कोई व्यय नहीं होता। आगे की ओर बात करेंगे विज्ञापन, एक और विशेषता इसकी बात कर लेते हैं। इस प्रतियोगिता में सामान्य रूप से विभिन्न विक्रेताओं के मध्य इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है कि इस वस्तु पर बहुत कम लाभ मिलता है। इस कारण से इस प्रतियोगिता में जो वस्तु होती है उसमें न तो कोई वो आकर्षक पैकिंग करेगा, न एक पर एक छूट प्रदान करेगा, न ही किसी प्रकार का विज्ञापन इस प्रतियोगिता में किया जाता है। चीनी को सामान्य रूप से मानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में चीनी होती है लगभग सभी विक्रेता के द्वारा। अगर चीनी एक विक्रेता के द्वारा 42 रुपीज़ kg दी जा रही है तो लगभग किराने की सभी दुकानों पर चीनी 42 रुपीज़ kg मिलेगी। दूसरी चीज़, चीनी की कोई विशेष पैकिंग भी नहीं होती। आप देखिए, नमक की आपको पैकिंग मिलेगी, नमक का एडवर्टाइज मिलेगा आपको। एल्पाइन लिब्बे एक टॉफ़ी आती है जो 50 पैसे की हो सकती है, 1 रुपये की हो सकती है, उसका विज्ञापन आता है। 1 रुपये के शैम्पू का विज्ञापन आता है। पर पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु होती है उस पर कोई विज्ञापन नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्न विक्रेताओं के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते इतना प्रॉफिट कम होता है कि वह विज्ञापन नहीं किया जा सकता, न ही कोई आकर्षक पैकिंग कर सकते हैं, न ही कोई 5 किलो के साथ 5 किलो चीनी के साथ मान लीजिए 1 किलो चीनी फ्री, इस प्रकार का कोई विकल्प दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो भी आइटम होता है उस पर विज्ञापन नहीं होता है, क्योंकि वस्तु समरूप है। वस्तु रंग, रूप, मात्रा, गुण में समान है। हर आलू वाले का आलू समान है, हर केले वाले का केला समान है, हर चीनी वाले की चीनी समान है। तो इस कारण से विज्ञापन कोई विक्रेता क्यों करेगा? विज्ञापन वो करेगा, हो सकता है बिकेगा दूसरे का। तो सामान्य रूप से इस प्रतियोगिता में स्पेसिफिक नहीं होता है, इस कारण से विज्ञापन नहीं किया जाता है। अगली चीज़ हम ये मानकर चलते हैं कि इस बाजार में क्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेता को पता होता है कि आलू 20 रुपये किलो मिल रहे हैं, चीनी 42 रुपये किलो मिल रही है, केले 40 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो सामान्य रूप से क्रेता को पूरी जानकारी होती है। इस कारण से कोई विक्रेता अगर ज़्यादा मांगता है, आपके सामने कोई केले का 50 रुपये किलो मांगेगा तो आप उससे परचेज करना पसंद नहीं करेंगे। कोई आपसे 50 रुपये किलो चीनी मांगता है तो आप उससे लेना पसंद नहीं करेंगे। इस कारण से ये माना जाता है कि इस प्रतियोगिता में क्रेताओं को मार्केट की पूरी जानकारी होती है। उनको ये पता होता है कि ये जो वस्तु है वो कितने रुपए में मिल रही है। तो कोई विक्रेता अगर उससे ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करता है तो उसका प्रोडक्ट बिकता नहीं है और अंततोगत्वा उसको उस प्रोडक्ट को कम रेट करके बेचना पड़ता है और धीरे धीरे इसी कारण से मार्केट में पूरी विक्रेताओं की जो कीमत है वो समान होती है। इसके अलावा देखिए, ये माना जाता है कि इस प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस। वो वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ उनको ज़्यादा प्रतिफल मिलेगा। श्रम वहाँ जाना चाहेगा जहाँ उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। पूंजीपति उसको उधार देना चाहेगा जो उसको ज़्यादा ब्याज देगा। प्रबंधक वहाँ जाना चाहेगा जो उसको ज़्यादा वेतन देगा। कच्चा माल वाला उसको कच्चा माल देना चाहेगा जो उनको ज़्यादा भुगतान करे। तो कहने का तात्पर्य, इस प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। कोई भी साधन आ सकता है, कोई भी साधन जा सकता है।
जो श्रम है, श्रम भी गतिशील होता है, पूंजी भी गतिशील होती है, प्रबंधक भी गतिशील होता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में उनको भी एक निश्चित ही पैसा मिलता है, क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है। अगर उत्पादन के साधन को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा तो वस्तु की लागत ज़्यादा आएगी, लागत ज़्यादा आएगी तो मार्केट में अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में वह वस्तु बिक नहीं पाएगी। तो सामान्य रूप से इस प्रतियोगिता में जो उत्पादन के साधन है वह भी गतिशील होते हैं, श्रम भी किसी फर्म विशेष से बंधा हुआ नहीं रहता है, और इसी प्रकार से उत्पादन के अन्य साधन भी किसी उद्योग विशेष या फर्म विशेष से बंधे हुए नहीं रहते हैं। वो वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ उनको ज़्यादा प्रतिफल मिलता है। इसके अलावा देखिए, इस प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं के मध्य निष्पक्ष प्रवृत्ति होती है। क्रेता उसी विक्रेता से लेना पसंद करता है जो उनको सस्ती दर पर प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार होता है। विक्रेता भी किसी क्रेता विशेष से अनुराग नहीं रखता है। विक्रेता के लिए सभी क्रेता समान है। आप चीनी लेने जाएंगे तो विक्रेता प्राय सभी को 42 रुपये किलो चीनी देगा, उसका रिश्तेदार आएगा तो भी 42 रुपये किलो चीनी देगा, उसका भाई आएगा तो भी 42 रुपये किलो चीनी देगा, क्योंकि चीनी में पहले से ही प्रॉफिट इतना कम है कि वह ये नहीं कर सकता कि उसको 5 रुपये किलो कम दे दे। सामान्य रूप से चीनी वो जो खरीद रहे हैं वो मान लीजिए 40 रुपये 80 पैसे खरीद रहे हैं, उसके बाद 42 रुपये बेच रहे हैं, थैली का भी पैसा लगता है, तोलने में थोड़ी थोड़ी चीनी ज़्यादा भी चली जाती है, तो सामान्य रूप से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बचता है। तो इस कारण से विक्रेता निष्पक्ष रहता है, वह सभी क्रेताओं को समान दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से क्रेता भी किसी ए और बी दुकानदार से बंधा हुआ नहीं रहता है। क्रेता वही जाएगा जो दुकानदार उनको सस्ती देता है। अगर कोई पास का दुकानदार 45 रुपये किलो चीनी दे रहा है और आधे किलोमीटर दूर वाला दुकानदार 42 रुपये किलो चीनी दे रहा है, तो क्रेता 42 वाले से लेकर आएगा, तो जो 45 रुपये किलो चीनी बेच रहा है उसकी चीनी नहीं बिकेगी और थक हार कर उसको रेट 45 से क्या करनी पड़ेगी, 42 करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य निकट संबंध नहीं होता है। क्रेता वहीं जाएगा जहां उसको सस्ती वस्तु मिलती है, और विक्रेता सभी क्रेताओं को समान दृष्टि से देखता है और सभी से एक नॉर्मल प्रॉफिट पर ही वह काम करना चाहता है। इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कोई मूल्य नियंत्रण नहीं पाया जाता है। प्राय प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा के चलते स्वतः ही धीरे धीरे मूल्य इसमें कम होकर इतना कम मूल्य हो जाता है इस प्रतियोगिता में कि इस प्रतियोगिता में जो एक सामान्य प्रॉफिट ही मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रतियोगिता में मूल्य नियंत्रण नहीं रहता है और बाजार में वस्तु की लगभग कीमत एक ही होती है, समान कीमत होती है। मतलब इस प्रतियोगिता में सरकार के द्वारा ये नहीं कहा जाता है कि इस रेट पर ही आपको बेचना है, या समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी वस्तु को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। यानी इस प्रतियोगिता में कोई मूल्य नियंत्रण नहीं होता है। सामान्य रूप से बाजार में जो प्रतियोगी मूल्य होता है उसी पर वस्तु को विक्रय किया जाता है। अब इस प्रतियोगिता में क्या है, अगली चीज अब हम देखेंगे कीमत समान। अगला देखेंगे 11वां देखेंगे, AR व MR क्षैतिज होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, यहां पूर्ण प्रतियोगिता है। क्वांटिटी 1 बेचेंगे, 2, 3, 4, 5, प्राइस वही रहेगी 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़, क्यों कीमत समान रहती है। तो टोटल रेवेन्यू होगा 5, 10, 15, 20, 25। तो एवरेज रेवेन्यू अगर हम बात करें, एवरेज रेवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड 10 में 2 का भाग देंगे, 15 में 3 का भाग देंगे, 20 में 4 का भाग देंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा, 5, 5, 5, 5, 5। तो इसके अंदर जो मांग वक्र है वो क्षैतिज होता है। AR बराबर MR बराबर होता है डिमांड करो। कीमत समान रहती है, आप प्रोडक्ट 2 बेचे, 4 बेचे, 6 बेचे, 8 बेचे, कीमत समान रहती है। तो इस कारण से इसमें AR और MR वक्र क्षैतिज होते हैं। ये हमने 11वीं विशेषता देखी पूर्ण प्रतियोगिता की। एक और विशेषता की बात मैं करना चाहूँगा कि पूर्ण प्रतियोगिता सामान्य रूप से कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। ये UG लेवल पर तो नहीं आता है, पर PG लेवल पर पूछ लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं। तो एक और विशेषता हम इसको बोलेंगे कि दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। 13वीं विशेषता हम करते हैं दीर्घकाल में सामान्य लाभ। क्या होता है देखिए, अगर पूर्ण प्रतियोगिता में कार्यरत फर्म है
उसको अल्पकाल में लाभ मिल रहा है, जैसे आलू बेचने में बहुत लाभ है या केले बेचने में बहुत लाभ है, तो जो अदरक बेच रहे हैं, मिर्ची बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, गोभी बेच रहे हैं, वो भी आलू बेचना चालू करेंगे, क्योंकि कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। तो बाजार में आलू बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, तो आलू की रेट गिरेगी और जो प्रॉफिट है वो किस में बदल जाएगा, सामान्य लाभ में बदल जाएगा। यदि किसी समय में आलू बेचने में हानि हो रही है तो कुछ विक्रेता तो हानि को सहन करेंगे और कुछ विक्रेता छोड़कर चले जाएंगे, आलू की जगह भिंडी, टमाटर, गोभी, अदरक कुछ और बेचने लगेंगे। तो बाजार में आलू बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या कम हो जाएगी। संख्या कम हो जाएगी तो वस्तु की पूर्ति कम होगी, पूर्ति कम होगी तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी और इस प्रकार से दीर्घकाल में वो जो हानि हो रही थी वो सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, दीर्घकाल में जो भी प्रोडक्ट दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। हम पूर्ण प्रतियोगिता का और विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब और अच्छी तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता को समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें अल्पकालीन संतुलन होता है, किस प्रकार से इसमें दीर्घकालीन संतुलन होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमने मोटा मोटी ये देखा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है उसकी जो विशेषताएं होती है उसकी चर्चा मैंने आपसे करी कि किस प्रकार से मेन इसकी 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता होती है फर्मों को आने जाने की स्वतंत्रता होती है, समरूप वस्तु होती है, और 3 जो बात करी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 3 चीज़ हमको मेन है, अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तु समरूप होती है और फर्म को आने जाने की स्वतंत्रता होती है। इसे शुद्ध प्रतियोगिता की बात करते हैं। उसके बाद बहुत सारी अन्य विशेषताओं की भी चर्चा करी कि विज्ञापन पर व्यय नहीं किया जाता है, परिवहन लागत नहीं होती है, दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है, मांग वक्र क्षैतिज होता है, बहुत सारी और भी हमने बात करी। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है और पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोचेंगे कि किस प्रकार से फर्म का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।